हेलो एवरीवन। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है 16 महाजनपद वो कवर करने जा रहे हैं। और वो कवर करने जा रहे हैं किससे? तो परमार एसएससी की बुक है फैक्टमैन, उससे हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सोचिए जब हम वैदिक पीरियड से आगे बढ़े, हमने पिछले वीडियोस में वैदिक पीरियड कवर किया, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड कवर किया था। हमने उसमें देखा था कि छोटे छोटे कबीले, ट्राइब्स जो थे उनको क्या बोलते थे? छोटे छोटे कबीलों को जन बोलते थे। जन मिलकर बड़े राज्य बन गए और कैसे इंडिया में पहली बार, फिर जन के बाद उनसे जो बड़े राज्य बन गए और कैसे इंडिया में पहली बार पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण हमें देखने को मिला और शहरीकरण हमें देखने को मिला। तो कहाँ से वो स्टार्टिंग हुई, तो ये सब हम कवर करने जा रहे हैं। कैसे हमें शहर, आगे बड़े बड़े शहर देखने को मिले, तो कैसे महाजनपद बने। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियड था ऋग्वैदिक पीरियड हम जिसको बोलते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड में जो लोग थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्हें क्या बोलते थे? जन बोलते थे। जन के रूप में रहते थे। जैसे भरत जन हो गया, पुरु जन हो गया, तो ये सब पशुपालन वाला जीवन व्यतीत करते थे, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। फिर उसके बाद आया कौन सा? इसके बाद आया लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था? लेटर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ी खोज हुई किसकी? आयरन की। आयरन की खोज होने के बाद, आयरन की खोज हुई कब? अराउंड 1000 BC के आसपास। तो लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, कई स्थायी जगह लेकर उन्होंने बसना शुरू कर दिया, लैंड्स लेके उन्होंने अपनी फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड में ही। तो इससे क्या हुआ? लैंड के लिए ओनरशिप की भावना आई अंदर से, और छोटे छोटे जो जन थे वो आसपास के इलाकों को मिलकर क्या बन गए? इसी टाइम पर क्या कहलाए वो? जनपद। और यही जनपद आगे जाके क्या बनते हैं? जब बड़े बड़े राज्य बन जाते हैं और वो पावरफुल हो जाते हैं तो उन्हें कहा गया महाजनपद। तो बेसिकली आज हम इन्हीं महाजनपदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे बने और इनमें सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सा था, उनकी कैपिटल्स क्या थी, टोटल कितने थे, तो यही सब, और उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया ये पूरे लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिले जनपद, और फिर बने क्या? महाजनपद। इसके बाद जो आर्यंस थे, जो रहते थे, जो यहाँ पर पॉपुलेशन थी आर्यंस की, वो जिस जगह पे रहते थे उसे बोलते थे सप्त सिंधु रीजन। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये वाला जो एरिया था इसे बोलते थे सप्त सिंधु रीजन, क्योंकि यहाँ पर 7 नदियाँ, 7 इम्पॉर्टेंट रिवर्स मिलकर जो एरिया बनाती थी उसे सप्त सिंधु रीजन कहा गया था। तो आर्यन से हमें जो ट्राइब्स मिलकर आई उन्होंने बनाए जन, और फिर उससे बड़े बड़े जो उसके बाद जनों ने मिलकर जो उनके कबीले बने वो कहलाए जनपद, और बड़े पावरफुल राज्य बनाना स्टार्ट किया वो कहलाए आगे जाके महाजनपद। इसके बाद ये जो इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? टोटल 16 महाजनपद थे। अब इनकी हमें इन्फॉर्मेशन देखने को कहाँ से मिलती है? इनका जो मेंशन है, इनकी इन्फॉर्मेशन है, हमें कहाँ से पता चलता है कि ये थे? कोई बिलीव कैसे करेगा? तो इसके जो सोर्सेज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो मेंशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी बुक से। अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई थी और ये इसका जो टाइम पीरियड था वो था 600 BC से लेकर 300 BC के आसपास। ये पुस्तक उन्होंने लिखा था ऋषि पाणिनि ने, और ये बुक थी संस्कृत व्याकरण की सबसे पुराना ग्रंथ, इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करें कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो एक है अंगुत्तर निकाय और एक है दीघ निकाय। अंगुत्तर निकाय में पूरे 16 महाजनपद मेंशन है और दीघ निकाय में पूरे 12 जनपद मेंशन है। जैन लिटरेचर में से कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो भगवती सूत्र ये जैनियों का ग्रंथ है और इसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। महाजनपद जो होते थे महाजनपद, उसमें एक तरीके से गवर्नमेंट मान लीजिए कि किस टाइप की गवर्नमेंट थी, तो दो टाइप की गवर्नमेंट थी। एक थी मोनार्कियल जिसको राजतंत्र बोलते हैं, राजतंत्र, और एक थी क्या? ये रिपब्लिकन जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र।
गणतंत्र में होता था कि काफ़ी सारे लोग मिलकर डिसीज़न मेकिंग करते थे, और राजतंत्र में एक राजा होता था, वन किंग होता था, और वही डिसीज़न मेकर होता था। और इसी को ही गणतंत्र रिपब्लिकन को एक और नाम से बोलते थे, क्या? ओलिगार्की। ओलिगार्की ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स थी, रिपब्लिकन राज्य थे, ओलिगार्की जो गणतंत्र राज्य थे, वो टोटल कितने थे? तो वो थे सिर्फ 4 राज्य ऐसे थे जो गणतंत्र थे, जिसमें कि एक हो गया हमारा कुरु राज्य, कंबोज, वज्जी और मल्ल। अब ये चारों राज्य जो थे उसमें कैसी सरकार थी? रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट उसके बाद देखें तो ये पूरी लिस्ट दी गई है 16 महाजनपदों की। कौन से? ये पूरी 16 महाजनपद हैं और यहाँ उनकी कैपिटल्स दी हुई हैं। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसके सबसे पहले देखें अंग राज्य जो था वो उसकी कैपिटल थी क्या? चंपा, जो कि गंगा नदी के किनारे थी। इधर ही इनकी रिवर्स के नाम लिखे गए हैं कि किस नदी के किनारे ये थी। फिर है मगध की राजधानी थी क्या? राजगीर या और पाटलिपुत्र। 2 राजधानियाँ थी, एक टाइम पे राजगीर हुई, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। आगे चल के मैं बताऊंगी जो मगध डायनेस्टी हुई इसमें एक राजा हुआ था, उसने किस राजा ने ये पाटलिपुत्र राजधानी को अपनी राजधानी बनाया। और ये जो राजधानी थी राजगीर और पाटलिपुत्र वो किस नदी के किनारे थी? तो वो थी गंगा और सोन नदी के किनारे। काशी जो आज हमारी बनारस बोल सकते हैं, काशी विश्वनाथ, तो ये इसकी कैपिटल थी क्या? वाराणसी, गोमती नदी के किनारे। वत्स, कौशाम्बी, गंगा नदी के किनारे। कौशल, श्रावस्ती और या फिर अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या अयोध्या। फिर है शूरसेन किसकी राजधानी थी? मथुरा की, यमुना नदी के किनारे। फिर है पांचाल नदी किसके किनारे? पांचाल की राजधानी क्या थी? अही क्षेत्र या फिर काम्पिल्य, गंगा नदी के किनारे। फिर है कुरु, जिसको आज की डेट में हम दिल्ली वाला एरिया जो है उसे बोल सकते हैं, जिसका कैपिटल थी क्या? इंद्रप्रस्थ और यमुना नदी के किनारे। मत्स्य, विराटनगर, यमुना नदी के किनारे। चेदी फिर चेतिया जो कि थी सोथीवती या बांदा, इसकी कैपिटल ये एमपी में थी, एमपी में, और ये केन नदी या बेतवा नदी के किनारे। अवंती आज का उज्जैन, तो इसकी कैपिटल उज्जैन थी। बेसिकली 2 राजधानियाँ थी, एक थी उत्तर राजधानी और एक थी दक्षिणतम राजधानी। उत्तर राजधानी उज्जैन और दक्षिण वाली राजधानी माहिष्मती, शिप्रा और नर्मदा नदी के किनारे। एक है गांधार राज्य, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। आज की डेट में हम इसको पाकिस्तान में बोल सकते हैं। गांधार सिंधु नदी के किनारे। कंबोज, पूंछ जो कि थी काबुल और कुर्रम, आज की डेट में अफ़गानिस्तान बोल सकते हैं हम। असमक या असका, ये इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पैठान या पोतन, गोदावरी की इकलौती साउथ इंडिया की हम महाजनपद बोल सकते हैं। साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद जो कि था असमक या असका। फिर है वज्जी, वैशाली, गंडक नदी के किनारे, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ये कौन सा महाजनपद था? वज्जी। और एक है मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा, सरयू नदी के किनारे, जहाँ पर मल्ल। और अगर हम देखें तो गणतंत्र राज्य जो थे हमारे 4, ये कौन कौन से थे? तो एक हो गया हमारा कुरु राज्य, एक हो गया हमारा इनमें से एक हो गया कुरु राज्य, दूसरा हो गया हमारा कंबोज, और तीसरा हो गया वज्जी, और चौथा हो गया मल्ल। तो K2VM ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। कौन सी? कुरु, कंबोज, वज्जी और मल्ल। तो ये 4 राज्य थे जो गणतंत्र थे, बाकी सब मोनार्कियल या फिर राजतंत्र थे। नेक्स्ट देखें तो वज्जी जो था, वज्जी के बारे में देखें तो ये 8 क्लैंस से 8 जनों से बना हुआ था। 3 ऑफ देम वर मोस्ट पावरफुल किंगडम्स। ये 8 छोटे छोटे राज्य मिलके इन्होंने एक महाजनपद बनाया था। तो ये टोटल
ऐसे 8 छोटे छोटे राज्य थे, ऐसे करके बड़ा महाजनपद बना। 8 क्लैंस थे और पावरफुल किंगडम बना। उसमें से जो 3 किंगडम थे, 3 थे जो वो काफ़ी बड़े थे। एक हो गया जानत्रिका, एक विदेहा, एक लिच्छवी। ये महावीर स्वामी इसी से बिलोंग करते थे और जनातिक से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे। तो ये थी बात किसके बारे में, वज्जी के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें तो हम चलते हैं, ये पूरा मैप दिया गया है, ये देख सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें दिख रहा है, ये मत्स्यराज हो गया, ये शोरसेन हो गया, अवंती, वत्स, चेदी, काशी, मगध वाला ये रीजन हो गया जो आगे चल के सबसे पावरफुल किंगडम बनता है, सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। फिर उसके बाद कौशल हो गया, पंचाल हो गया। ये अशका, साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद कौन सा था, अशका, जिसकी राजधानी क्या थी, पोटन या पैठान जिसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े महाजनपद थे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि शुरुआत में सबसे पावरफुल जो राज्य महाजनपद था वो था कौन सा, काशी। आगे चल के काशी के बाद जो सबसे मोस्ट पावरफुल बनता है वो बनता है कौशल, और फिर उसके बाद मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अब मगध का जो पावरफुल महाजनपद जो थे, महाजनपद को राइज ऑफ महाजनपद मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनसे महाजनपद आगे जाके बनते हैं, तो देखें तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ आयरन का, लोहे का इस्तेमाल होना शुरू किया। लोहे के टूल्स बने, हथियार बनना स्टार्ट हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ और जनसंख्या भी आगे बढ़ी। तो इसके कारण यूज़ ऑफ आयरन के कारण भी महाजनपद बने। शहरीकरण जिसको बोल सकते हैं, अर्बनाइजेशन बड़ा मेन कारण था। शहरीकरण, बड़े बड़े शहर बनाए जाने लगे, जैसे कि राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला, ये सब क्या बड़े बड़े शहर थे। राइज ऑफ व्यापार बढ़ा, राइज ऑफ ट्रेड, व्यापार का वृद्धिकरण हुआ। ट्रेड गॉट बूस्टेड ड्यू टू ट्रेड रूट्स बनाए गए और जिससे कि इकोनॉमी आगे बढ़ी। फिर ट्राइबल पॉलिटी जो थी, यानी कि आदिवासी जो पॉलिटी होती थी वो धीरे धीरे कम हो गई, पॉपुलेशन बढ़ी और इसके बाद लोगों ने अपनी परमानेंट बाउंड्रीज सेट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद राजा हुआ करते थे, वो अपने राज्य को सुरक्षित प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रखने लगे, मिलिट्री को रखने लगे, आर्मी को ऑर्गेनाइज करने लगे। तो लैंड के लिए आगे जाके युद्ध होंगे, उसके लिए क्या चाहिए, आर्मी। अब आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ था, तो एग्रीकल्चर में तो हुआ नहीं होगा, आयरन के तो काफ़ी सारे यूज़ हैं, तो आयरन के काफ़ी सारे वेपन्स बनना स्टार्ट हुए, टूल्स बनना स्टार्ट हुए। एग्रीकल्चर के अलावा वेपन्स बनेंगे तो आर्मी भी रखी जाएगी, लैंड को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, तो उसके लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए। फिर वर्ण सिस्टम ने अपनी जगह बनाई। वर्ण सिस्टम जैसे क्षत्रिय हो गए, उन्होंने अपने राज्य को कंट्रोल करना स्टार्ट किया क्षत्रियों ने। और बेसिकली 4 वर्ण बताए गए हैं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं वैदिक एज वाले चैप्टर में। उसमें भी बताया गया है सबसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। उनमें से क्षत्रिय जो थे उनका रोल प्ले क्या था, तो ये क्षत्रिय जो थे वो पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, तो वही उन्होंने करना स्टार्ट किया और इसके कारण युद्ध स्टार्ट हो गए। फिर जोग्राफिकल फैक्टर्स भी मान सकते हैं कि गंगा का जो प्लेन था, गंगा मैदान था, वो काफ़ी क्या उपजाऊ था, फर्टाइल था। और फर्टाइल एंड जितने भी नदियों के किनारे जो लैंड होते हैं वो कैसी सॉइल होती है उनकी, एलुवियल, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं हम। तो एलुवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर अगर होगा तो वहाँ पर बसावट भी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे। इसके बाद मगध को इतना पावरफुल क्यों माना गया, मगध आगे जाके राइज क्यों हुआ, मगध का जो राइज हुआ, मगध आगे बढ़ा, पावरफुल कैसे बना, क्यों बना, तो काफ़ी सारी एडवांटेजेस पोजीशंस थी। जैसे कि गंगा नदी के किनारे था एक, तो
उसके बाद उसकी जो कैपिटल थी राजगृह, वो क्या 5 पहाड़ियों से घिरी थी आसपास। जैसे राजगृह इसके आसपास पूरी पहाड़ियाँ घिरी थी, जिसके कारण वो उसको प्रोटेक्शन थी, काफ़ी सिक्योरिटी थी कि कोई बाहर की हमला एक्सटर्नल अटैक नहीं हो सकता। 5 हिल्स से घिरी थी। और जो पाटलिपुत्र थी वो 3 नदियों से घिरी हुई थी। गंगा, सोन नदी तो थी, एक और नदी थी, तो पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। तो एक ये प्रोटेक्शन वाला चीज़ था इसमें। और काफ़ी सारे बड़े बड़े हाथी और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स, यानी कि बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलते थे। तो मार्शी दोआब रीजन देखने को मिलता था। और इसमें मगध में काफ़ी सारे ग्रेट किंग्स हुए हैं, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी देख सकते हैं, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। और इसके तो मौर्यन डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी बोली जाती है मगध राज्य की। फिर उसके बाद आयरन माइंस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आयरन देखने को मिला। झारखंड रीजन में काफ़ी सारी आयरन रिजर्व्स और माइंस हैं। आयरन की आज भी देखने को मिलती हैं, तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आयरन माइंस अवेलेबिलिटी, जिससे काफ़ी सारे टूल्स और वेपन्स बनाए गए, एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई, वेपन, आर्मी, प्रोटेक्शन, तो एक दूसरे को अटैक करना। तो एक तरीके से आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, जिसके कारण वो मगध पावरफुल कहलाया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मगध राज्य में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया। तो सबसे पहले आती है हर्यंका डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है हर्यंका डायनेस्टी का बेसिकली 500 BC से लेके हम देख सकते हैं कि 500-600 BC समथिंग। तो सबसे पहला जो राजा हुआ, सबसे पावरफुल राजा जो हुआ उसका हर्यंका डायनेस्टी का, तो वो हुआ था बिम्बिसार। बिम्बिसार का जो रूलिंग पीरियड था वो था 544 BC से लेके 492 BC। टाइम पीरियड याद ना करो तो भी चल जाएगा, बट एक मोटा मोटा याद होना चाहिए थोड़ा टाइम पीरियड के लिए कि हिस्ट्री में कब कौन सा राजा आया। तो इसका जो टाइटल था, उपाधि दी गई इसको क्या, सेनिया बोला गया। इसकी जो टाइटल था वो था सेनिया। क्या बोला गया, सेनिया। टाइटल याद रख लीजिएगा, टाइटल काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सेनिया किसका था, बिम्बिसार का। और इसने अंग राज्य जो था, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। चंपा का फूल होता है ना, उससे याद रख लीजिएगा, चंपा के फूल का अंग, ऐसे कोई ट्रिक याद रखिएगा। चंपा फूल है, उसका एक पार्ट है, पार्ट को क्या वो अंग बोल दीजिए, अंग। तो अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा। तो बिम्बिसार ने अटैक किया था किस पर, अंग पे। उसके बाद देखें उसकी 3 रानियाँ थीं। एक थी कौशल देवी, चेलेना और खेमा। कौशल देवी जो थी वो किसकी बहन थी, प्रसेनजित की, जो कि कौशल के राजा थे, सन ऑफ कौशल किंग। तो प्रसेनजित की बहन कौन थी, रानी कौशला देवी। और चेलेना जो थी राजकुमारी, वो किसकी थी, लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी किसका राज्य था, तो याद कीजिए मैंने बताया था 8 टोटल राज्य थे, किसमें, वज्जी में। उनमें से 3 पावरफुल थे वज्जी के, एक हो गया लिच्छवी, एक हो गया जयंत्रिक और एक हो गया विदेहा। तो लिच्छवी राजकुमारी थी कौन, चेलना। और एक हो गई खेमा, मद्र राज्य की राजकुमारी, जो कि था पंजाब में। तो बेसिकली तो इसके अंडर में मगध के पास में बिम्बिसार ने एक पहला, उसके पास 4 राज्यों का सपोर्ट था। पहला तो मगध था ही उसका राज्य, उसके बाद उसके अंग पे उसने अटैक किया था। फिर उसके बाद उसकी प्रसेनजित जो कौशल का राजा था, कौशल का, उसकी बहन से उसकी शादी हुई थी, तो कौशल का सपोर्ट था। फिर एक हो गया किसका सपोर्ट, तो एक लिच्छवी यानी कि वज्जी का सपोर्ट हो गया एक तरीके से, 8 बड़े बड़े छोटे छोटे राज्यों का। और एक सपोर्ट हो गया किसका, मद्र राज का। तो ऐसे करके 4 टोटल राज्यों का उसको सपोर्ट था। फिर उसके बाद उसने अपने एक वैद्य था उसके राज दरबार में, जीवक नाम से। जीवक अपने डॉक्टर को, अपने वैद्य को, फिजिशियन को किसके पास भेजा, उज्जैन के जो राजा थे प्रद्योत के पास भेजा, क्योंकि प्रद्योत उस टाइम पे जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो पीलिया बीमारी हो गई थी किसको, चंड प्रद्योत राजा जो थे, कहाँ के, उज्जैन के। तो उज्जैन में उन्होंने उनको भेजा प्रद्योत के पास में,
अपने फिजिशियन जीवक को उनके इलाज के लिए। तो उससे खुश होकर प्रद्योत ने भी उनका सपोर्ट किया। तो बेसिकली टोटल अब हो गए कितने, 5 बड़े बड़े राज्यों का इसको सपोर्ट था। इसके बाद फिर उसका बेटा आया अजातशत्रु, और अजातशत्रु ही वो था, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। बिंबिसार जो था, बिंबिसार की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठ गया था। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, आगे चल के अजातशत्रु की जो हत्या होगी वो उसका बेटा करेगा। तो कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये तो मतलब एक तरीके से इस डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पितृहंता डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि जितने राजा हुए, ये 3 राजा हुए, तीनों ने जैसे बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने मारा किसको, बिंबिसार को। तो आपस में ही कट पड़ के मर गए। बेसिकली अजातशत्रु ने अब मारा क्यों, सवाल उठता है। तो कहा जाता है हिस्ट्री में कि बिंबिसार की इतनी उम्र हो गई थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा था राजा बनने के बाद। तो अजातशत्रु ने उसी में ही कि बापू हट जाओ, बापू तो हट ही नहीं रहे थे, अपनी राजगद्दी से इतना मोह हो गया था उनको। तो अजातशत्रु ने अपना राज्य अपना पिताजी की ही हत्या कर दी, राज्य लेने के लिए अपने बापू की हत्या कर दी। इसके बाद उसका जो बेटा आया उदयन ने फिर अजातशत्रु अपने बापू की हत्या कर दी। तो ऐसे ही अपने बापुओं की हत्या कर करके ये लोग आपस में ही लड़ मर के मर गए ये लोग। फिर अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की बिंबिसार की। ही वॉज द सन ऑफ, किसका बेटा था ये, चेलना जो थी किसकी, कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी जो राज्य था, जो कि वज्जी का एक छोटा सा पार्ट था, वहाँ का जो रानी थी रानी चेलना, उनका बेटा था ये कौन, अजातशत्रु और बिंबिसार का। और इसने ही पाटलिपुत्र को स्थापित किया था, पाटलिपुत्र बनाया था शहर। और इसके पास काफ़ी एडवांस्ड मिलिट्री हुआ करती थी, काफ़ी ट्रेंड आर्मी थी इसके पास, जिसमें कि इसके पास 2 वेपन्स थे, एक था महाशिला कंटक और एक था रथमूसल जाइंट कैटापल्ट। ये पिक्चर देख रहे हैं आप कि जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट हुआ करती थी, एक प्लेट में बारूद के गोले, बड़े बड़े चट्टानें, बारूद तो उस टाइम पे थी नहीं खैर, लेकिन चट्टानें जिसको बोल सकते हैं, एक प्लेट पे चट्टानों को रख के उसको फेंका जाता था ऐसे करके दुश्मन के ऊपर। तो ये था। और एक था रथमूसल। आपने अगर याद हो तो बाहुबली मूवी में जो युद्ध दिखाया है, एक फॉरेनर्स, मतलब फॉरेन बोल सकते हैं उसको, अलग आदिवासी जो था उसने अटैक कर दिया था, उसके ऊपर जो बाहुबली से युद्ध हुआ था उसमें 2 वेपन्स दिखाए थे कि बिल्कुल मिक्सी की तरह पीस दिए, मार रहे थे उसको, दुश्मन को। एक रथ करके था, उसमें मिक्सी की तरह ऐसे पंखुड़ी लगी हुई थी, वो चलता जाता है और लोग कटते जाते हैं। तो ये वही था, महाशिला कंटक और रथमूसल। तो ये काफ़ी बड़े बड़े इसके पास वेपन्स थे, काफ़ी पावरफुल थी किसकी आर्मी, किसकी, अजातशत्रु की। फिर इसने लिच्छवी को कनकर कर लिया और वैशाली को कनकर कर लिया, लिच्छवी और वैशाली को जीत लिया एक तरीके से। फिर उसने कौशल जो राजा था अपने मामा को ही हरा दिया और अपनी बेटी से वहाँ पर विवाह कर दिया। उसकी अजातशत्रु की जो बेटी थी उसकी शादी कहाँ कर दी, कौशल राजा से। और अजातशत्रु ने ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ की थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, मैंने आपको बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि टोटल 4 काउंसिल हुई थी। पहली जो राजगीर में हुई थी वो किसने की थी, तो ये अजातशत्रु ने की थी। फिर उसके बाद उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, बिंबिसार। और ये बोला जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का समकालीन था कौन, अजातशत्रु। नेक्स्ट देखते हैं इसका बेटा हुआ अजातशत्रु का कौन, उदयन ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली, पहले राजगीर थी, उसके बाद कहाँ शिफ्ट कर ली गई, पाटलिपुत्र किसने बसाया था, तो बसाया था किसने, अजातशत्रु ने। आज की डेट में उसे कहा जाता है पटना। इसके बाद आती है कौन सी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था शिशुनाग ने जो हर्यंका डायनेस्टी थी उसको हराकर, उसको मारकर, ये बेसिकली मिनिस्टर था किसका, नागदशक राजा हुआ था, लास्ट रूलर हुआ था किसका,
हर्यंका डायनेस्टी का। तो नागदशक को मारकर उसको गद्दी पे से हटाकर शिशुनाग ने अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इसने फिर उसके बाद अवंती को हराया और मगध में मिला लिया। और फिर कालाशोक हुआ इसमें, और उसने सेकंड रूलर हुआ कौन? कालाशोक। और इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने की? अजातशत्रु ने। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की किसने? कालाशोक ने। और ये दोनों ही राजा कहाँ के थे? मगध के। और तीसरी भी किसने की थी? अशोक ने, मौर्य डायनेस्टी का। और ये तीनों ही राजा जो थे वो मगध में थे। तो पहली होती है राजगीर में, दूसरी होती है पाटलिपुत्र में। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी डायनेस्टी के बाद लास्ट रूलर इसमें मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आती है कौन सी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का जो रूलर हुआ महापद्मानंद। वो कौन था? फाउंडर। नंद डायनेस्टी का फाउंडर था कौन? महापद्मानंद। और इसका जो टाइटल था क्या था? एकरात। एकराट यानी कि एक ही राजा, सोल सोवरेन, एक ही राजा जो सबसे बड़ा है। और एक और था इसका नाम सर्वक्षत्रांतक, डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास, क्षत्रियों को नाश करने वाला कौन? क्षत्रांतक। माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। सर्वक्षत्रांतक अगर मैंने सही लिखा है तो यही सही होना चाहिए। तो सर्वक्षत्रांतक इस डेस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। फिर उसके बाद देखें तो इसके बाद आया उसका बेटा कौन? धनानंद। धनानंद की बोलते हैं कि इसी टाइम पर अलेक्जेंडर द सिकंदर, जिसको बोलते हैं, सिकंदर ने अटैक किया था इंडिया पर 326 BC में, धनानंद के टाइम पर। और इसने एक बोला जाता है कि लैंड को मेज़र करने के लिए एक यूनिट बनाई थी। यूनिट का इंट्रोडक्शन किया था जिसका नाम था नंदोपक्रमणी। ठीक है, नंद के नाम से आप पहचान जाइएगा। इसको याद करने की, नंद डायनेस्टी का राजा धनानंद, तो नंदोपक्रमणी। तो ये मेजरिंग यूनिट इसने इंट्रोड्यूस की थी। और धनानंद ही सबसे लास्ट रूलर था किसका? नंद डायनेस्टी का। और ऐसे ही अलेक्जेंडर के बारे में देखें तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, ये हाइडेस्पिस नदी, झेलम नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ था जिसको बोला गया हाइडेस्पिस को। तो जो ग्रीक्स थे, कहाँ से आया था सिकंदर? ग्रीक से आया था। ग्रीक्स झेलम को क्या बोलते थे? हाइडेस्पिस। नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर, और इसने वहाँ का जो राजा था झेलम नदी के किनारे का, कौन था? पोरस। पोरस को हराया था कब? 326 ईस्वी में। और यहीं से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण देखने को मिलता है यहीं पर हाइडेस्पिस, झेलम नदी के किनारे पर। पोरस, राजा पोरस था, उस पर जो आक्रमण देखने को मिलता है वो अलेक्जेंडर सिकंदर का। इसके बाद मृतभांड, हिंदी में बोलते हैं पोट्री को मृतभांड। बेसिकली पोट्री क्यों पढ़ी जाती है हिस्ट्री में, तो इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। क्योंकि मृतभांड से पता लगाया जा सकता है कि उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है। जब मृतभांड एग्जीकवेटर्स जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो मृतभांड और पोट्री से ही पता लगाते हैं कि ये किस टाइम पीरियड का मृतभांड था। और ये उसका जो टाइम पीरियड था वो कब, कौन सी डायनेस्टी का था। तो बेसिकली जो मगध महाजनपद वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पे हमें मृतभांड देखने को मिलते हैं। कौन से? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदन ब्लैक NBPW। तो ये ब्लैक कलर के हुआ करते थे। ब्लैक कलर के जो बर्तन मिले हैं वो हम महाजनपद पीरियड से रिलेट कर पाते हैं उनको। तो इनका नाम था नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मृतभांड हमें महाजनपद पीरियड में मिलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अगर हम कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स जो थे, इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कॉइन्स, पंचमार्क्ड कॉइन्स बनना स्टार्ट हो गए थे। और सबसे पहले सिल्वर यूज़ होने लगा उनमें। मनी फॉर ट्रेड पर्पजेज़, मतलब व्यापार के लिए यूज़ करने लगे। और गोल्ड कॉइन्स को निष्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निष्क। और शतमन जिसको बोलते थे, गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे? निष्क और शतमन। या काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि गोल्ड कॉइन को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, तो बोलते थे निष्क।
और ट्रेड व्यापार के बारे में बात करें तो श्रेणीज़ बोलते थे और रेफर टू एज निगम्स। आर्टिज़न और मर्चेंट्स ने अपना एसोसिएशन बनाया था जिसको बोला करते थे श्रेणीज़, और इनके ग्रुप को बोलते थे, किसको, श्रेणियों की ग्रुप को बोलते थे निगम। इसके बाद क्राफ्ट देखें इनका और आर्किटेक्चर देखें तो क्राफ्ट बेसिकली वंशानुगत था एक तरीके से। क्राफ्ट वॉज हेरिडिटरी और आयरन प्लग बनाए जाते थे, और एक तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद ये सेकंड अर्बनाइजेशन इसको बोला जाता है। पहला से फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसको बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और सेकंड अर्बनाइजेशन वॉज महाजनपद पीरियड। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको क्या बोलते थे, जैसे कि किसी विलेज के हेडमैन को बोलते थे भोजक या ग्राम भोजक। उसके बाद किसी वेल्दी प्रॉपर्टी, जो लैंड ओनर हुआ करता था और जो दास स्लेव्स को रखता था, उसे बोलते थे गृहपति। इसके बाद टैक्स को कलेक्ट करने वाला, टोल टैक्स को कलेक्ट करने वाला जो ऑफिसर था उससे बोलते थे शुल्किका या शुल्काध्यक्ष। शुल्क बोलते हैं ना हिंदी में किसको, टैक्स को, शुल्क, तो उसी को शुल्क अध्यक्ष नाम से आप याद कर सकते हैं। टैक्स जो कि 1/6 का जो प्रोडक्शन का जो पार्ट होता था 1/6 होता था, टैक्स कितना होता था 1/6, और इसको बोलते थे भाग। और जो अपनी इच्छा से राजा को एज अ गिफ्ट दिया जाता था, वॉलेंट्री ऑफरिंग्स, यानी कि अपनी मर्ज़ी से देने वाले जो सामान हुआ करता था राजा को, उसको बोलते थे बलि। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर, महाजनपद। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा मौर्यन डायनेस्टी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी आपको और वीडियोस लाती रहूँगी। यही हम पूरी बुक को कवर करेंगे। फैटमैन जो बुक है एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है परमार सर की, तो उसको हम कोशिश करूँगी कि मैं पूरी करूँ उस बुक को। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारे इसकी लेक्चर्स आगे लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।